नमस्कार, डीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं नए सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर अब हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, उसी के अंतर्गत नियोजन और विकास तथा नीति आयोग। ये जो यूनिट है मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरे 20 अंक की यूनिट है, तो इसे पूरा ध्यान से पढ़ें क्योंकि पूरा 25% वेटेज इस अकेली एक यूनिट का है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहां पर जो आपके सिलेबस आए हैं, रिवाइज सिलेबस आए हैं, दूसरी क्लासेस के सिलेबस आए हैं, उसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी है, तो वो भी आपके काम आ सकती है। तथा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज अगर होगा, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो से वो भी हो, तो वो भी मैं आपको वहां से शेयर कर सकता हूँ। तो आपको अगर चाहिए कि वो सिलेबस देखना है, वो डाउनलोड करना है, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत में नियोजन और उसके लक्षण क्या है। अच्छे नियोजन, अच्छा जो नियोजन है उसकी क्या विशेषताएं होती है, और बात कर लेते हैं लास्ट में कि नियोजन का विकास से क्या संबंध है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत में नियोजन के लक्षण। देखिए, भारत में नियोजन के लक्षण यानी कि जो भारत में नियोजन किया जाता है वो किन बातों को ध्यान में रख करके किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में नियोजन किन बातों को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो सबसे पहली बात जो आती है कि जो लोग प्लानिंग करते हैं उनकी सोच, उनके वायदे, उनकी प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और प्लानिंग कौन करता है? इंपॉर्टेंटली प्लानिंग करता है सत्ताधारी दल या गठबंधन। देखिए, चुनावी राजनीति और लोकतंत्र होने की वजह से क्या होता है कि सभी पार्टियां या सभी गठबंधन चुनाव में पब्लिक से अलग अलग प्रकार के वायदे करती है ना। तो उन वायदों को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए वो जब सत्ता में आते हैं तो जब प्लानिंग होती है, जब योजना बनाई जाती है, तो अपने वायदों को उस योजना में शामिल करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी ने कहा सबको घर दिया जाए, तो उसको नियोजन में शामिल कर लिया जाए। किसी ने कहा कि सबको फ्री शिक्षा दी जाए, तो उसे नियोजन में शामिल कर लिया गया। तो जब वो सत्ताधारी दल सत्ता में आता है और उसके पास नियोजन का कार्य होता है, उसके पास योजना बनाने का कार्य होता है, तो वो अपने वायदों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है। तो पहला लक्षण है सत्ताधारी दल या गठबंधन के अनुसार या उनके चुनावी वायदों को शामिल करना। पहला लक्षण तो ये हो गया। दूसरा लक्षण, भारत ही नहीं दुनिया का कोई सा भी देश इस चीज से नहीं टल सकता, वो है हमारे राष्ट्रीय हित। देखिए, सरकारें आती जाती रहती है, देश वही रहता है ना। और देश हमेशा चलने वाला कॉन्सेप्ट है। और देश के जो राष्ट्रीय हित है उनको हमेशा नियोजन में टॉप प्राथमिकता दी जाती है, प्रथम वरीयता दी जाती है। जैसे देश की रक्षा, देश की आत्मनिर्भरता, देश का तकनीकी क्षेत्र, देश का
उपग्रह क्षेत्र, ये वो बेसिक चीजें हैं, राष्ट्रीय हित की चीजें हैं जो किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने विरोधियों से सामना करने के लिए, संकट के समय का सामना करने के लिए अनिवार्य होती है, अपनी रक्षा के लिए अनिवार्य होती है। तो कोई सी भी सरकार इन राष्ट्रीय हितों को भुला नहीं सकती है, इनको दरकिनार नहीं कर सकती है। इस वजह से जब भी नियोजन होता है, जब भी योजना बनाई जाती है, तो इन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की ओर ध्यान दिया जाता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में उदाहरण दिया था कि 65 के युद्ध में स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था कि भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, इसलिए सभी देशवासियों को सप्ताह में 1 दिन और बाद में 2 दिन उपवास करने के लिए कहा गया। उसके बाद यानी ये चीज हमारे राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर रही थी। हमारे पास अनाज नहीं था तो हम विकसित देशों के सामने जाकर के रिक्वेस्ट करने वाले मूड में थे। जब रिक्वेस्ट करने वाले मूड में कोई होता है तो वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके ऊपर वो दबाव होता है। इस वजह से उस 65 के युद्ध के बाद भारत ने उसे सबक लिया और भारत ने अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हरित क्रांति को लागू करने की योजना बनाई। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज लक्षण आ जाता है संवैधानिक मूल्य। देखो, संविधान के कुछ आदर्श थे, कुछ मूल्य थे, कुछ वायदे थे लोगों से, जैसे न्यूनतम जीवन स्तर दिया जाएगा, गरीबी को मिटाया जाएगा, महिला पुरुष समानता ली जाएगी, पिछड़े वर्गों का कल्याण किया जाएगा। ये नीति निश्चित तत्वों के अंतर्गत संविधान कहता है, मूल अधिकारों के अंतर्गत भी कुछ बातें कहता है। तो इन संवैधानिक मूल्यों का अनुरक्षण करना, इनको बनाए रखना, इनको लागू करना, ये भी सरकारों की जिम्मेदारी है। और नियोजन के माध्यम से, योजना बनाने के माध्यम से इन मूल्यों को स्थापित करने, इन मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारें लेती है। और योजना बनाते समय इन मूल्यों के हिसाब से, गरीबी को दूर करने के हिसाब से, पिछड़े वर्गों के कल्याण के हिसाब से योजनाएं बनाई जाती है। तो ये तो थे भारत में नियोजन के लक्षण। अब बात कर लेते हैं अच्छे नियोजन की विशेषताएं। टॉपिक तो दे रखा है अच्छा नियोजन राष्ट्र के विकास, राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक। की समृद्धि का प्रतीक। अब प्रश्न ये भी हो सकता है, या फिर यहां से हम ऐसे इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अच्छे नियोजन के क्या लक्षण होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा नियोजन का सबसे पहला लक्षण है कि जो भी देश के पास संसाधन है, खनिज है, पैसा है, लोग है ना, लोग भी संसाधन होते हैं, जनता भी अपने आप में संसाधन होती है ना। अगर आप भूगोल में पढ़ोगे तो सबसे पहला सिर्फ संसाधन, सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन है, वो कहा जाता है मानव संसाधन, है ना। तो इन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, अधिकतम उपयोग किया जाए। तो पहला जो है वो है उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। अच्छे नियोजन के क्या लक्षण, क्या गुण होने चाहिए? तो पहला गुण है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, जो भी हमारे पास है। ठीक है। दूसरा है, क्योंकि जब नवोदित देश अपनी योजनाएं बनाते हैं तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती हुआ करती थी, देश को औद्योगिकरण की राह पर कैसे लाया जाए। क्योंकि उससे पहले क्या था कि वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का शिकार थे, किसी दूसरे देश ने उनकी अर्थव्यवस्था को अधिग्रहण कर रखा था, जैसे हमारे ब्रिटेन ने। तो देश में औद्योगिकरण कैसे बढ़े, इसके लिए भी योजना बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो दूसरा है औद्योगिकीकरण
का क्रमबद्ध विकास। यस, उद्योग आगे बढ़े, उद्योगीकरण हो, ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो, आयात कम हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है औद्योगिकरण, तो ठीक है, लेकिन हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, गांव में रहने वाला देश है, और यहाँ की 2/3 जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर करती है। इस वजह से कृषि और पशुपालन का जो विकास है वो भी इंपॉर्टेंट है। कृषि और पशुपालन का विकास, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का युग सूचना क्रांति का युग है, संचार का युग है, इंटरनेट का युग है। ऐसी स्थिति में कोई भी देश संप्रेषण के साधनों, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के विकास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगला जो लक्षण होना चाहिए नियोजन का, अच्छे नियोजन का, वो है इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण का तीव्र विकास। देखो, संप्रेषण का अर्थ हम समझ सकते हैं सूचना का आदान प्रदान, तो वो जो साधन है उनका तीव्र विकास होना चाहिए। इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, और भी जो साधन है, टेलीविजन, उपग्रह टेक्नोलॉजी, इन सब का विकास होना चाहिए। अच्छे नियोजन का एक और लक्ष्य है कि आपने योजनाएं बड़ी अच्छी अच्छी बनाई, हजारों करोड़ की, लाखों करोड़ की योजनाएं बनाई, लेकिन वो योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? शासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या हो? पारदर्शिता। यानी कि जो पैसा आया है उसका भी पता चले, जो खर्च हुआ उसका भी पता चले, वाजिब खर्च हुआ या नहीं खर्च हुआ ये भी लोगों को पता चल सके, ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना। अगला आ जाएगा क्षेत्रीय संतुलन। क्या होता है कि कई बार जो नेता होते हैं वो अपने क्षेत्र को प्राथमिकता दे देते हैं, और कई बार कुछ क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं, काफी ज्यादा उनका प्रभाव होता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे मुंबई है ना, इनका काफी प्रभाव है। तो हो सकता है जब नियोजन किया जाए तो जो राष्ट्रीय संसाधन है उसका बड़ा हिस्सा इन समृद्ध क्षेत्रों को आवंटित कर दिया जाए। इससे क्या होगा? समृद्ध क्षेत्र तो बहुत समृद्ध होते चले जाएंगे, लेकिन कुछ क्षेत्र जो पिछड़े हैं वो पिछड़ते चले जाएंगे, और उनके मन में अलगाव की भावना आने लग जाएगी, उनके मन में विद्रोह की भावना आने लग जाएगी। इसलिए आवश्यक है जब भी नियोजन किया जाए तो पूरे देश को ध्यान में रख करके नियोजन किया जाए, और ये देखा जाए कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको आगे लाने की विशेष प्रयास किया जाए, जिससे कि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। देखो, अच्छे नियोजन का अगला लक्षण है और काफी इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन को संगति दे। और संगति कब दिया जा सकता है? जब उसे शिक्षा दी जाए। तो अच्छे नियोजन का लक्षण है शिक्षा का आधुनिकीकरण, और सबको शिक्षा। देखिए, अगर अच्छे नियोजन के लक्षण आपको लिखने हैं और आपको ये ध्यान भी नहीं रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप नियोजन क्यों, हमने जो पढ़ा था उसके टॉपिक भी लिख सकते हैं कि नियोजन की क्या आवश्यकता है, जो उसकी आवश्यकता वही अच्छे नियोजन के लक्षण भी हो सकते हैं, है ना। तो अगला पॉइंट आएगा शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाए। उसके बाद आता है, हमारे पास बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, लेकिन पहले एक ऐसा दौर आया था भारत में, और आज भी ऐसा दौर है कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनका पलायन हो रहा है। वो यहाँ इंडिया को छोड़ करके वो दूसरे देशों में जाकर के काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वहां सेवाएं दे रहे हैं। तो जो बौद्धिक संपदा है उसका समुचित उपयोग करना भी अच्छे नियोजन का लक्षण है, कि जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं उनकी प्रतिभा का लाभ देश को मिले, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
तो अगला आ जाता है बौद्धिक संपदा का उपयोग, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आ जाता है कौशल विकास। भारत जैसे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे युवा है, काम भी है और लोग बेरोजगार भी है। तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए और उस युवा शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि उनमें टैलेंट विकसित किया जाए, उनमें काम करने की योग्यता विकसित की जाए। और इसके लिए आवश्यक है कौशल विकास, कि वो कोई भी काम करना चाहे उसके लिए उनके पास तकनीकी सहायता और तकनीकी ज्ञान हो। तो ये नियोजन का एक ये भी लक्षण होना चाहिए कि जो उनके युवा काम करने वाले जो लोग हैं उनको कौशल दिया जाए, तकनीकी ज्ञान दिया जाए, है ना। तभी जा करके अगर ये अच्छा नियोजन होगा तो राष्ट्र की समृद्धि ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। अब बात करते हैं नियोजन का विकास से क्या संबंध है। नियोजन का विकास से संबंध, है ना, नियोजन का विकास से संबंध, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि नियोजन तो कर रहे हैं लेकिन क्या नियोजन और विकास दोनों आपस में संबंधित है ना। तो नियोजन का पहला लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय विकास। जब योजना बनाती जाती है तो पहला लक्ष्य होना चाहिए, योजना क्यों बना रहे हैं, कि देश का विकास हो, है ना। और देश के विकास के लिए आवश्यक चीज क्या है ना, विकास के लिए आवश्यक चीज है सहभागी और उत्तरदायी प्रबंधन। यानी जो प्रबंधन है, जो प्रशासन है, उस योजना के निर्माण में, उसको लागू करने में भागीदारी निभाए, उसमें साथ रहे और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति का उत्तरदायी हो, हर एक प्रशासनिक अधिकारी का उत्तरदायी हो, हर एक मंत्री का उत्तरदायित्व हो कि जो योजना बनाई है वो वास्तव में लागू की जाए। विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, सहभागिता और उत्तरदायी प्रबंधन। जो लोग विकास के लिए जिम्मेदार है वो आपस में सहभागी बने और उनका उत्तरदायित्व भी निश्चित हो, उनकी जिम्मेदारी भी निश्चित हो। नियोजन के माध्यम से ये दोनों चीजें हो जाती है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, किनको मिलकर के कार्य किया। जब योजना बनाई जाती है तो कौन, जिला लेवल पर कौन से कार्य होंगे, राज्य लेवल पर कौन से कार्य होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर कौन से कार्य होंगे। तो जब नियोजन किया जाता है तो उसमें तय हो जाता है कि कौन से लोग सहभागी होंगे और इस योजना को लागू करने की, इसकी सफलता या असफलता का उत्तरदायित्व किनका होगा, नोडल एजेंसी क्या होगी। तो इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय विकास की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, देखिए ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि नियोजन का जो लक्ष्य है वो अंतिम व्यक्ति का विकास क्या होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति का विकास नियोजन का लक्ष्य होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके साथ में विकेंद्रीकृत जो विकास है, नियोजन है, वो उसका लक्ष्य होना चाहिए। यानी समाज में जो दुर्बलतम स्थिति में, जो सबसे गरीब, सबसे निकृष्ट स्थिति में है, उस व्यक्ति का अगर विकास हो पा रहा है, उसे मुख्य धारा में लाया जा रहा है, तो नियोजन सही दिशा में है। ये किस्सा गांधी जी का मानना था। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, है ना। लगभग इससे मिलती जुलती अवधारणा है, यानी कि सभी लोग साथ में मिलकर के सभी लोगों के विकास के लिए
कार्य करे जिसमें समाज के निम्नतम स्तर के जो लोग हैं वो भी शामिल हो। नियोजन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनता का जो जीवन स्तर है वो सुधरे। अगर वो नहीं सुधरता है, बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरता है, तो राष्ट्र के लिए शर्म की बात है, राष्ट्र की असफलता का प्रतीक है, नियोजन की असफलता का प्रतीक है। और अगर हम देखें आज के समय भारत वो दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़ा हुआ है, तो उसका बहुत कुछ श्रेय इस नियोजन को जाता है, इस योजना निर्माण को जाता है। आरंभ में 1950 से इस योजना निर्माण का कार्य, नियोजन का कार्य हमारे यहाँ योजना आयोग नामक संस्था करती आ रही थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। ये नीति आयोग क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, इसके उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन लोग हैं, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे टेक्स्ट क्वेश्चंस और उनका आंसर आप मुझे भेज सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं। धन्यवाद।